और जब से ये भी इलेक्शन बंगाल में हारे हैं तब से लगातार वो गवर्नर के कांटेक्ट में है, बार बार पूछ रहे हैं कि किस तरह से दंगा कराया जाए। लोगों के पास कहीं बीजेपी ने कराया, ऑफ कोर्स कहीं भी दंगा हो, ये दंगे की सरकार, इन्होंने देश का विनाश किया है। लोग समझ गए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, शाहीन बाग की महिलाओं का ये संदेश है कि जो भी इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो कैलाश आ जाए। देश में ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता की कोई जगह नहीं है। इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया है। अब देशवासी समझ चुके हैं कि देश का सर्वनाश कर दिया इन्होंने राम राज्य के नाम पर, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पर। शाहीन बाग फर्स्ट ऑफ ऑल कभी खत्म ही नहीं हुआ। शाहीन बाग एक ऐसा मूवमेंट लेके चला है, एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसी तहरीक है, एक ऐसी सोच है पूरे भारत देश में, न कभी खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। हम देश को बचा के दम लेंगे, आज़ाद करा के दम लेंगे। ये आवाज़ उठी है, जो काले कानून, जो गलत पॉलिसी लेके आए हैं, हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम सदन में भी लड़ेंगे। हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी और जीत लेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू आपको, जो आप बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं कनिष्ठ फातिमा शाहीन बाग सारे देश को ये संदेश दे रही हूँ कि जो हिंदू कहते थे बीजेपी सरकार, भाजपा के लोग, सत्ता में बैठे लोग, उनको ये भारत के हिंदुओं ने सबक सिखा दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हिंदू राष्ट्र कोई मतलब नहीं होता है। जो भारत के हिंदू भी जो भारत से प्यार करते हैं, उन्होंने दिखा दिया। ये बंगाल के इलेक्शन से, इसके रिजल्ट से साफ जाहिर होता है कि ये जो 33 दिन का इलेक्शन प्रचार हुआ और 8 चरण में इलेक्शन हुए, एक कोबरा एक प्रधानमंत्री के प्रेजेंटेशन में, और लाखों कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। कई सरकारी एजेंसियां, कई केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री, 22 केंद्रीय मंत्री और हजारों कार्यकर्ता के बीच, और कितने हेलीकॉप्टर समझिए हिस्सा लिया, पूरी मीडिया हाउस ने हिस्सा लिया। उसके बावजूद ये 200 का हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी जो हैं और 400 की साड़ी पहनने वाली, ये लाखों के सूट बूट की हवा निकाल दी। तो जहां प्रधानमंत्री पूरे 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे, ऐसे ही मौके पर देश भर में महामारी का भी दौर चल रहा था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए चुनाव में व्यस्त थे। कैसे देखते हैं, क्या ये जानबूझकर सारी चीज़ें की गई? जी, ये जो महामारी है, इसको सिर्फ महामारी नहीं कहिए, ये सरकारी आतंक है, ये सरकारी महामारी है। अगर ऐसा ना होता तो वो कुछ न कुछ तो अपने देशवासी को, इतना मौत का जो तांडव पूरे देश में चल रहा है, एक बार उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है कि हमारे भारत के इतने लोग जो महामारी से पीड़ित हैं, महामारी में मर रहे हैं, एक बार उनके लिए उनको न श्रद्धांजलि है, न उनके चेहरे पे कोई शोक सदमा दिखता है। कल हिंट्स में इंटरव्यू भी हमने देखा, लगता नहीं कि एक जिम्मेदाराना हरकत है या जिम्मेदारी की बात वो कह रहे हैं। पिछले बार भी पटरी पे मरे लोग, पलायन करने वाले जो मजदूर थे, कोई चलते चलते मर गए, कोई भूख से मर गए, कोई प्यास से मर गए, धूप से मर गए, बेगर दवा के, बेगर खाना के। लेकिन एक बार भी उन्होंने कोई श्रद्धांजलि के एक वर्ड नहीं कहा कि उनको सत नमन, देश का नुकसान हुआ उनके वजह से, मजदूरों के वजह से। किसान भी तो तकरीबन 5.5-6 महीने के लगभग होने वाले हैं, वहाँ पर लगातार बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भी संवेदना नहीं जाहिर की। हाँ, कुछ जिम्मेदार जो होना चाहिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कुछ नहीं दिख रही देश के प्रति। और ये जो किसान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ फसलों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश में लोग, पूरे भारतवासी आज़ादी की लड़ाई, अपने नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अकेले वो किसान ही नहीं बैठे हुए, पूरा देश बैठा हुआ है उनके साथ, सपोर्ट कर रहा है। ये 114 काले कानून जो लाए हैं, सिर्फ मजदूरों के खिलाफ नहीं, 40-42 ये कानून लेके आए हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं लाए हैं काले कानून, महिलाओं के लिए भी लाए, माइनॉरिटी के लिए भी लाए, दलितों के लिए लाए, हर एक समुदाय के लिए ये जो काले कानून लाए, मोर देन 114 कानून है। और रोज़ एक न एक कानून लेके आ जाते हैं, हर एक काले कानून के खिलाफ ये जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं सड़क पर, चाहे शाहीन बाग पहले इनको नाम दे रहे थे, आज किसान नाम दे रहे हो, ये जन आंदोलन है। किसानों को तो कहा गया खालिस्तानी, कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग, कहा गया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है।
कैसे देखती हैं सारी चीजों को? ये जो अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, ये जो टिप्पणियां करते हैं, ये सब इल्ज़ाम है, बहुतान है, ये गलत बात है। मंत्रियों को इस तरह की बात, हमारे चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ऐसी गैर जिम्मेदाराना वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। पूरा देश में जो लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो देश के हित में बैठे हुए हैं, देश को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, संविधान बचाने के लिए बैठे हैं। ये जो काले कानून अगर लागू हो गए तो देश का विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ये कानून समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो जो समझ में नहीं आ रहा है तो आंदोलनकारी यही कर रहे हैं, शाहीन बाग की महिलाएं भी कर रही हैं, आज सारा भारत देश कर रहा है कि आप हटा दो। जिस बात को भारत देश समझ ही नहीं रहा है तो आप हमारी आज़ादी छीन रहे हो, जो हमारी मर्जी नहीं है, हम पे अंकुश लगा रहे हो। जैसे आप देखो, हम वो मास्क पहने, हम घर में रहें, ये सब क्या है? हमारी आज़ादी पे अंकुश लगाया जा रहा है। आप ये कानून मानो, ऐसे मंडी में नहीं बेचना है, ऐसे आपको स्लिप नहीं लगाना है, आप फसल जो उगेगा हम ही को दोगे, गोदाम में रखोगे, ऐसे बेचोगे, ये क्या मतलब बनता है? अंकुश लगा रहे हैं, बस आज़ादी छीन रहे हैं। शाहीन बाग की जो महिलाएं पिछले साल जो 100 दिन तक आंदोलन अपना की थी, क्या लगता है उसी की लड़ाई ये किसान भी लड़ रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, ये जो शाहीन बाग एक प्लेटफार्म ऐसा बना, एक ऐसी मजबूत आवाज़ बनी है देश में, जो पॉलिसी लेके आई है ये बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ एक ऐसी आवाज़ उठी है जो कभी रुकी नहीं। उनको लगता है कि शाहीन बाग को हटा दिया, ये कभी नहीं रुका है। हम लोग जब ऑनलाइन कर रहे थे, प्ले कार्ड डाल रहे थे, आई रेजिस्ट फ्रॉम होम, और ये जो डिजिटल वो हो रहा था आंदोलन, जब आ गई सड़क पे, ये किसान लोग सड़क पे आ गए तो पूरा शाहीन बाग सड़क पे आ गया। पूरा भारत देश में शाहीन बाग सड़क पे है, जैसे पहले शाहीन बाग सड़क पे था वैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ। जो आंदोलन खड़ा हुआ था CA/NRC को लेकर था जी, लेकिन किसानों का आंदोलन की लड़ाई तो फसलों की है। आप कह रही हैं कि नहीं, हमारी और उनकी लड़ाई एक है। यही तो समझना है, जो लोग कानून लेके आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको समझना है। ये NRC भी हमारे नस्लों की लड़ाई थी, और ये जो किसान बैठे हुए MSP के लिए और जो भी कानून लेके आए उनके खिलाफ, ये भी नस्लों की लड़ाई है। तो क्योंकि हमारे बच्चे अधीन होके कभी नहीं एग्री होंगे रहना अपने देश में। जो आज़ादी मिली थी हमको, हमारी आज़ादी छिन गई है, हम अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं। और पूरा देश दिखाया है, ये बंगाल में जो आज़ादी हुई, बंगाल में 70% हिंदू, और तमिलनाडु में भी 87% हिंदू, और केरल में भी 54% हिंदुओं ने जता दिया है कि हम आज़ाद भारत देश में रहते हैं और अपने हुकूक के साथ जी रहे हैं। अपने हुकूक का, वो जो वोट का हुकूक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। NRC से उनको बचाया, आज़ादी दिया है, दंगों से आज़ादी दिया है, मॉब लिंचिंग से आज़ादी दी है। हाँ, एक ये बात मैं पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि वहाँ पर आज़ादी मिली है लोगों को, लेकिन आज़ादी कहाँ मिली है? अभी तो कंगना रनौत ट्वीट करती हैं अपने ट्विटर हैंडल से, वो कहती हैं कि वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं और उन्हीं की वजह से देश में, बंगाल में आग लगा हुआ है। इसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक बार फिर से ये कश्मीर बन जाएगा। हाँ, तो ये नासमझी बातें हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब NRC हुआ था आसाम में तो वो सब पता चल गया कि ये धोखा हुआ है देशवासियों के साथ। और जब पिछले बार भी दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन जब हारी थी बीजेपी, तो वो पुरानी दिल्ली में, हमारी साउथ दिल्ली में दंगा कराया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके। और जब से ये भी इलेक्शन बंगाल में हारे हैं, तब से लगातार वो गवर्नर के कांटेक्ट में है, बार बार पूछ रहे हैं कि किस तरह से दंगा कराया जाए। लोगों के पास कहीं, बीजेपी ने कराया, ऑफ कोर्स कहीं भी दंगा हो, ये दंगे की सरकार है। और एक जगह नहीं, जब से ये सरकार बनी या जब से 1925 में स्थापना हुई है RSS की, तब से बता, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे अजमेर में हो, कानपुर का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी दंगा हो, ये पुलवामा का हो या भी पुरानी दिल्ली का दंगा हो, ये कहीं भी, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, कहीं भी दंगा हुआ, ये दंगे की सरकार है। बीजेपी की सब मिली भली भगत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दंगे कराती है। कहीं भी दंगा हुआ है तो सरकार के मर्जी से होती है, सरकार के इशारे पे होती है, सरकार का तय किया होता है, मैनेज किया। लेकिन अभी तो वहाँ पर सरकार नहीं बनी है, शपथ नहीं लिया गया है। क्या लगता है ममता बनर्जी इन चीज़ों पर अब कंट्रोल कर पाएंगी? क्योंकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है 2 दिन के अंदर।
कर लेगी ममता दीदी कंट्रोल, कि कोई औरत जब ठान लेती है ना तो कोई औरत को डिगा नहीं सकता है, वो टिकी रहती है अपने मिशन पर। वो भारत देश को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। वो अपने हवाई चप्पल और मामूली साड़ी में वो देश को बचाएगी। वो देश को जैसे आज़ादी दिलाई है, एक बड़ी जीत लेके आई है, बीजेपी से छुटकारा दिलाई है, वैसे इस दंगों से भी उसको बंगाल को वो छुटकारा दिलाएगी। औरत में बहुत ताकत होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे राम राज्य कहा जाता है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार वहाँ पर भी अभी जो चुनाव हुए, चुनाव की बात करेंगे क्योंकि जो चुनाव हुए पंचायती चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। क्या राम राज्य से भी बीजेपी का सफाया होगा क्या? ऑफ कोर्स लोग समझ गए हैं, जो राम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया है। अब देशवासी समझ चुके हैं कि देश का सर्वनाश कर दिया इन्होंने राम राज्य के नाम पर। हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पर इन्होंने देश का विनाश किया है। लोग समझ गए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, शाहीन बाग की महिलाओं का ये संदेश है कि जो भी इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो कैलाश आ जाएं। देश में ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता की कोई जगह नहीं है। जिनकी जो मर्जी है कैलाश आ जाके करे, इस भारत देश को आज़ाद करते, हम देश बचा के दम लेंगे। अभी जेल में कई एक्टिविस्ट और बड़े बड़े नेता जेल में हैं और मुसलमान खास तौर से बात करें तो जिस तरह से शहाबुद्दीन को अभी मारा गया, उस कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है। ऑफ कोर्स, लेकिन जिसे कहा गया कि कोरोना हुआ था, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है लेकिन उनकी मौत हो जाती है और पहले अफवाह उड़ाई जाती है। अफवाह उड़ाने के 2 घंटे बाद फिर डिक्लेयर होता है कि नहीं, उनकी मौत होगी। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, उनका सही है। ये जिस तरह का ये मौत हुआ है, सरकार की सब समझी बुझी साजिश है। और दूसरी बात, उनको कोरोना था नहीं, बगैर टेस्ट कराए हुए कोरोना डिपार्टमेंट में रखा गया। कोई उनको सहूलत नहीं दी गई, मेडिकल सहूलत नहीं दी गई। जो मेडिकल उनका देख रहे थे, उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है। कोरोना नहीं था, उनके देश, उनके अपने वतन जाना चाहिए, उनके दफीना को वो नहीं जाने दिया। वो सरकार ने बहुत गलत किया है और कहीं उनको दफनाया नहीं जा रहा था। और इस पर हम अमानत को भी थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी सी समाधि, उनको अच्छे से इज्जत से उनको मिट्टी के नीचे डाला गया। बहुत। लेकिन अभी भी जेलों में उमर खालिद हैं और खालिद सैफी हैं, तमाम शर्जील इमाम है, ताहिर हुसैन है, ये तमाम लोग और साथ में हजारों जामिया के प्रोटेस्टर हैं, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर। और कहा जाए तो भी पॉजिटिव हैं, उमर खालिद भी पॉजिटिव हैं कोरोना का। क्या लगता है, डर नहीं लगता कि कहीं इनको भी मार दिया जाएगा? ऑफ कोर्स, सरकार से सिर्फ डर ही है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, उनके हाथ में पावर है। वो सिर्फ मारने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए ही ये सब षड्यंत्र रचा गया है। जैसे यूएपीए जब भी लेके आए, यूएपीए का सिर्फ एक मिठाई की तरह मुसलमानों को ही बांटा गया है। यूएपीए का कोई ऐसा काम नहीं किया था। वो हक के लिए लड़ाई करने को बैठे थे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी यूएपीए केजरीवाल ने लगाया। आज उनको उनकी सारे पावर एलजी को दे दिया गया, तो अपने लिए बैठे हुए हैं, अपने लिए प्रोटेस्ट करते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। उसी तरह उमर खालिद, शर्जील इमाम ने भी आवाज़ उठाया था, उन पे यूएपीए गलत लगाया गया। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा से दिया जाए। वो देशवासी हैं और देश का फ्यूचर है वो लोग। और जो 20 साल 25 साल लग जाता है इन लोगों को उनको रिहा करने में, कि एविडेंस की कमी की वजह से 20 साल 25 साल बाद कितने मुसलमान, हमेशा समझिए कि 200-300 मुसलमान रिहा होते हैं, कितने सालों से बंद है, उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। पूरे देश में जो अफसर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको झूठे केस में फंसाते हैं, यूएपीए लगाते हैं, उनको समझिए जद्दोकूब करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इतने साल उनका खानदान, करियर, फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। इन सबको रोका जाए। इमाम बुखारी इसकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ मदनी साहब से भी, बुखारी साहब से, कि 20 साल क्यों लग जाते हैं? अभी तो विनय दुबे अरेस्ट हुए थे मुंबई में पिछले साल, 3 दिन में रिहा हो गए। अभी रवि दिशा के केस लिए तो अच्छे वकील यहाँ हमारे नहीं है, ये वकील राजनीति करते हैं, तो इनकी रिहाई में क्यों 20 साल 25 साल लग जाता है? मैं सारे देश से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो प्रोटेस्टर पे यूएपीए लगा है या जिनको झूठे केस में फंसाया गया है, जामिया में हो या पूरे देश में किसी एनजीओ से भी अरेस्ट हुए हैं, पिंजरा तोड़ की लड़कियां हैं, इशरत वगैरह, और इससे कई लोग हैं, इतना नाम नहीं गिना सकते, ऐसे कई लोग बेवजह जेल में हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, उनको अपने खानदान के हवाले कर दिया जाए, ताकि उनका सही केयर, सही ट्रीटमेंट हो और वो भी जिंदगी जिए, इस भारत देश में आज़ादी की जिंदगी जिए। एक आखिरी सवाल
क्या एक बार फिर से शाहीन बाग का आंदोलन फिर सड़कों पर देखने को मिलेगा क्या? शाहीन बाग फर्स्ट ऑफ ऑल कभी खत्म ही नहीं हुआ। शाहीन बाग एक ऐसा मूवमेंट लेके चला है, एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसी तहरीक है, एक ऐसी सोच है पूरे भारत देश में, न कभी खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। हम देश को बचा के दम लेंगे, आज़ाद करा के दम लेंगे। ये आवाज़ उठी है, जो काले कानून, जो गलत पॉलिसी लेके आए हैं, हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम सदन में भी लड़ेंगे। हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी और जीत लेंगे हम ये लड़ाई। काले कानून वापस होंगे और शाहीन बाग कभी खत्म नहीं होगा। शाहीन बाग हर कदम पे साथ है, हर पूरे देशवासियों के हम कदम, हम आवाज़ है ये शाहीन बाग। इनकलाब जिंदाबाद।